कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। देश को दो टुकड़े करने वाला कोई सोरोस नहीं है, कोई सीआईए का एजेंट भी नहीं है, कोई अरबन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग भी नहीं है। एक छोटा सा कागज का पन्नी है जो अभी पार्लियामेंट पे शायद पास होने वाला है, जो कि ना पूरा ड्राफ्ट बन के रेडी हो चुका है, जिसके चलते जो है सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में जो एक रिलेशन है, जिसको हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर मानते हैं, जिसको हम लोग फेडरलिज्म भी कहते हैं, उसमें जो है तनाव बढ़ सकता है। संघीय जो ढांचा है वो बिगड़ सकता है, वो टूट सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है वो चीज जिसके चलते हम लोगों के प्यारे भारत के ऊपर एक और जो है खतरा मंडरा रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो अभी इंसिडेंट हो रहा है, मतलब जिसके चलते जो है इतना तनाव बढ़ चुका है, इतना जो है ऑपोजिशन लीडर्स बोल लीजिए, ऑपोजिशन पार्टीज बोल लीजिए, जो अपना अपना ओपिनियन रखने के लिए पार्लियामेंट पे जो है घमासान युद्ध चला रहा है रूलिंग पार्टी के साथ। क्या है वो चीज, हर एक चीज को आज लोग हम जानेंगे एंड उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अभी इंडिया में एसआईआर नामक जो वायरस है, क्योंकि मैं इसलिए वायरस बोल रहा हूं कि एसआईआर के चलते जो एक धक्का मुक्की चल रहा है, जो एक झंझनाट हो रहा है पूरे कंट्री में, स्पेशली वेस्ट बंगाल में 9 लाख तक जो है वोटर्स को डिलीट किया गया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में भी सीएम साहिबा जो है चली गई थी एंड जो भी है वहां पे एक अपने आप में युद्ध चल रहा है। वो जो धक्का है उसको सहन करते हुए उभर ही रहे थे हम लोग। एक और नया बिल आ चुका है, जो बिल को बोला जा रहा है कि अब ये काया पलट कर देगा इंडिया का। ये बिल पास होने के बाद ही हम लोग बन जाएंगे विश्व गुरु। ये बिल का नाम है डीलिमिटेशन बिल। एंड नॉट ओनली दैट, डीलिमिटेशन बिल के साथ साथ ही एक और बिल लगाया जा रहा है, जो कि ना डीलिमिटेशन को बचाव के लिए, मतलब उसके ऊपर अगर कोई भी हानि ना आए, कोई भी कुछ चर्चा ना करे, उसको मर्ज करके लेके आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि फेडरलिज्म स्ट्रक्चर क्या है। फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, उसका थोड़ा हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि 1947 में जब इंडिया बन रहा था, हम लोगों का प्यारा भारत जब रेडी हो रहा था, तब 500 से भी ज्यादा प्रिंसेस स्टेट्स था, रफली 550। तो वो जो प्रिंसेस स्टेट्स था, उन लोगों को जो है एक साथ ला के जो है इंडिया का जन्म हुआ था। एंड ये कोई प्रोसेस आम प्रोसेस नहीं था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक घमासान योगदान था, एक बहुत ही बढ़िया सिग्निफिकेंस था। एंड नॉट ओनली दैट, नेहरू जी का भी बहुत बढ़िया जो है इंपॉर्टेंस था कश्मीर को ऐड करने के टाइम पे। तो ये एक अलग हिस्ट्री है, इसको एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री है। तो ये जो प्रिंसेस स्टेट्स को एक साथ ला के इंडिया का इजाद किया गया था। देन ऑब्वियसली जो आपका पहले जो इंडिया था, वहां पे मोनार्क्स था, ब्रिटिशर्स के अंदर में बहुत सारा निज़ाम्स थे, आप जमींदारी सिस्टम था, हर एक जो है बिखरा पड़ा हुआ था, मतलब एक पपेट रेजिम टाइप्स था ब्रिटिशर्स का। तो उन लोगों को एक कंट्री के एक अम्ब्रेला के भीतर में लाने के लिए बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। तो 2 साल 11 महीने का कड़ी मशक्कत करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद जो हम लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में कहा जाता है कि इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया इज अ यूनियन।
नॉट अ फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स हम लोगों का जो फेडरलिज्म है वो पूरी जो है यूएसए से इंस्पायर्ड नहीं है, क्योंकि यूएसए का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो 1787 में उसको लाया गया था। ऑब्वियसली जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था 1775 से लेके 83 तक जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बिहाफ पे जो फेडरलिज्म को स्थापित किया गया था वो एक प्योर फेडरलिज्म था एंड वो बहुत ही एक बढ़िया जो है एग्जाम्पल माना जाता है फेडरलिज्म का, क्योंकि यूएसए में जो पूरा फेडरलिज्म है वो 50 स्टेट्स, ओरिजिनली 30 स्टेट्स है, वो स्टेट्स जो है इंडिपेंडेंट एक कंट्री था। तो वो लोग अपने आप में जो एक ट्रीटी करके एग्रीमेंट करके अपने आप में जो है एक साथ होके एक जो देश हुआ नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड नॉट ओनली दैट, फेडरलिज्म का जो जन्म हुआ है फ्यूडस करके जो वर्ड्स है लैटिन का, उसका भी मतलब ट्रीटी एंड एग्रीमेंट है। तो ये जो फेडरलिज्म का जो पूरा हिस्ट्री है इसके ऊपर डिपेंड करते हुए यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था बी आर अम्बेडकर जी ने जब वो लिखा, वहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि अगर कोई भी स्टेट्स हमसे जुड़ गया एक बार तो कभी वो हमसे जो है अलग नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जो है सिक्किम को भी आप देख पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि वो सिक्किम पहले हम लोगों का जो है एक राज्य नहीं था, वो अलग एक कंट्री जैसा था। तो ऑब्वियसली डोवाल जी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है इसको हम लोगों के कंट्री का एक पार्ट बनाने के लिए। बैक टू द मेन स्टोरी, तो ये जो हम लोगों का फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म जो है ये नेशन में एक यूनिटी प्रदान करता है, क्योंकि हम लोगों का जो इंडिया है वो बहुत ही डाइवर्स है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आपने वर्ड सुना ही होगा। तो ये जो डाइवर्सिटी है इसको बनाए रखने के लिए जो है फेडरलिज्म बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप ये थोड़ा सोच लीजिए कि डिवीजन ऑफ पावर्स जिसको कहा जाता है पॉलिटी में कि सेंटर एक काम करेगा एंड स्टेट एक काम करेगा। सेंट्रल का काम में स्टेट दखल अंदाजी नहीं करेगा, हाँ स्टेट का काम में थोड़ा करता है, थोड़ा नहीं बहुत ही करता है। इसीलिए हम लोगों का जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है वो क्वासाई फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, वो पूरा प्योर फेडरलिज्म स्ट्रक्चर नहीं है। टेक्निकली हम लोग जो मॉडल को अपनाया है, जो फेडरलिज्म का मॉडल को हम लोग अपनाया है वो कई हद तक कनाडा से इंस्पायर्ड है। ये जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के भीतर जो रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको दो तरह का मॉडल बताया है, एक यूनिटरी एंड एक है फेडरलिज्म। यूनिटरी में क्या होता है कि पूरा जो पावर रहता है वो सेंटर के अंदर ही रहता है, जैसे कि आप बोल लीजिए, आप नॉर्वे बोल लीजिए, फ्रांस बोल लीजिए, ब्रिटेन बोल लीजिए, स्वीडन, चाइना, जापान, ये जो पूरा मॉडल है ये यूनिटरी मॉडल से चलता है। एंड फेडरलिज्म हमारा प्यारा भारत है, कनाडा है, रशिया है एंड यूएसए तो है ही। तो ऐसा जो है सब स्टेट्स अपने आप में फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाता है। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये फेडरल स्ट्रक्चर का थोड़ा में और भी अगर छोटे से छोटे कम तक में जाओ तो फेडरलिज्म का एक ही स्टेट बनता है, फेडरलिज्म का एक ही महत्व बनता है। लोकल अगर कुछ स्टेट्स में या फिर लोकल कुछ एरिया में अगर प्रॉब्लम होता है तो लोकल जो कम्युनिटीज है या फिर लोकल जो बॉडीज रहता है, अथॉरिटीज रहता है, वो लोग ज़्यादा उस प्रॉब्लम को भांप लेते हैं एंड उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं रैदर देन अगर कोई दिल्ली में बैठा है उससे। क्योंकि अगर देखिए सेंट्रल जो है पूरा कंट्रोल होता है दिल्ली से, वो कैसे जानेगा कि आपके गांव में क्या प्रॉब्लम है या फिर आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है। इसी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए, गवर्नेंस को और भी स्मूथ करने के लिए, क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, मतलब काम को बहुत बढ़िया करने के लिए जो है फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को अपनाया गया था। वो कई हद तक प्रूवन भी है, क्योंकि अगर आज आप जितना भी देख पाना भी आप अगर ग्राम लेवल पे जाइए, पंचायती राज टाइप्स का जो मॉडल है या फिर काउंसिलर टाइप्स बोल लीजिए, म्यूनिसिपैलिटी टाइप्स बोल लीजिए, ये जो पूरा मॉडल है ये पूरा फेडरलिज्म का एक रूट है। आप उसको बोल सकते हैं एकदम जो है एक स्ट्रक्चर्ड है, जो प्रूवन है गवर्नेंस को क्लियर करने में, गवर्नेंस को बढ़िया करने में एंड क्लैरिटी प्रदान करने में हर एक नागरिक के भीतर में। ये जो हम लोगों का प्यारा भारत धीरे धीरे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से निकलते हुए कॉम्बैटिव फेडरलिज्म के ओर चलते जा रहा है, इसके पीछे का कुछ कारण मैंने ढूंढने की कोशिश की है एंड उसी में से 4 पॉइंट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है एक फाइनेंशियल चोक होल, जो कि ना यूनियन गवर्नमेंट की द्वारा उसको क्रिएट किया जाता है। कैसे? मतलब आप थोड़ा सोचिए कि सेंटर और स्टेट
जो टैक्स कमाती है वो कि ना अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सेंटर 41% तक जो है स्टेट को प्रोवाइड करती है एंड इसके चलते जो है स्टेट अपने आप जो है एक कोई वेलफेयर स्कीम को प्रदान करता है, अपने आप में जो है कुछ अगर काम करती है या फिर डेवलपमेंट का काम करता है वो पैसे से अपना करती है। ठीक है, तो ये अभी सेंटर जो है ये जो टैक्स का पैसा है उसको होल्ड कर देता है कुछ टाइम पे। आपको बहुत सारा ऐसा न्यूज़ मिलेगा कि जीएसटी का जो पैसा है उसको होल्ड कर दिया गया है। आपको ऐसा भी मिलेगा कि जो वेलफेयर स्कीम का पैसा है, मनरेगा का पैसा जो वेस्ट बंगाल में होल्ड कर दिया गया था, एंड नॉट ओनली दैट बहुत सारा जो स्कीम का पैसा है ज़्यादातर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑपोजिशन पार्टी जहां पे रहता है उसी स्टेट में होल्ड करते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो फाइनेंशियल चोक पॉइंट को क्रिएट किया जाता है इसमें एक छोटा सा लूप होल है, वो लूप होल के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उस लूप होल के जरिए 2011-12 में जो इनकम किया है उससे कहीं गुना ज़्यादा अभी कर रहा है। लगभग पहले जो है 10% 11% तक वो इनकम करते थे, वो सेस एंड सरचार्ज के द्वारा अभी 20% तक भी किया है कोरोना के टाइम पे। ठीक है, तो ये जो सेस एंड सरचार्ज है इसमें जो कमाई होता है वो सेंटर को किसी को नहीं देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा लूप है जिसका यूज़ वो लोग करता है, मतलब सेंटर जो है वो यूज़ करता है। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि जीएसटी के जरिए जो पूरा सब जो स्टेट है अपना जो कमाई है, जो अपना मोटा जो खर्चा है या फिर इनकम जो है वो सरेंडर कर दिया है सेंटर के पास में, तो वो जीएसटी को भी हथियार बनाया जाता है कुछ टाइम पे। तो ये जो पूरा प्रोसीड्यूर है जिसको हथियार बना के अभी सेंटर जो है स्टेट के ऊपर हुकूमत किए जा रहा है। फाइनेंशियल दबाव के बाद एक और जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो है राजभवन से। गवर्नमेंट को जो है अपने स्टेट के ऊपर नज़रदारी करने के लिए एक स्पाई बिठाया गया था। स्पाई नहीं, मतलब जो है हर पल जो है खबर आता रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के भीतर में एक अच्छा खासा रिलेशन बना रहा है। इसलिए गवर्नर को जो गवर्नर का जो भी चुनाव किया जाता है एंड गवर्नर को बिठाया जाता है हर एक स्टेट में। ठीक है, तो ये जो गवर्नर का पद है वो एक मतलब चुना हुआ पद है, कोई मतलब कोई एग्जाम नहीं होता उसके लिए, कुछ भी नहीं होता। अगर आप रूलिंग पार्टी के अंदर में गवर्नमेंट के प्रिय आदमी है तो आपको स्टेट में बिठाया जाएगा, उसी स्टेट में बिठाया जाएगा जहां पे ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी का ऑपोजिशन पार्टी है एंड वहां पे काम में दिक्कतजनक जो है चीज़ों को पैदा किया जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इंटरवीन भी किया, ऐसा फटकार भी लगाया गवर्नर को कि भाई साहब जो स्टेट से जो बिल आता है, जो गरीब के लिए, जो किसानों के लिए, जो मेन आदमी के लिए, जो आम आदमी के लिए जो बिल बनता है वो भलाई के लिए बनाया जाता है स्टेट द्वारा। आप ठंडे बस्ते में उसको घुसा देते हो, रजाई के अंदर घुसा देते हो, आप चुपचाप बैठ जाते हो, अंडे देते हो उसके ऊपर। 2 साल कह लीजिए, 2 महीना कह लीजिए, 5 साल कह लीजिए, मतलब जो जितना हो सके आप डिले कर सकते हो, लेकिन अंडर आर्टिकल 200 के हिसाब से आप इनडिफिनाइटली टाइम के लिए उसमें अंडा नहीं दे सकते हो, मतलब इतना जो है आप स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक्चुअली अभी जो है मतलब इस लूप होल के जरिए जो है स्टेट को चोक होल्ड में रखा जाता है, उसको चोक पॉइंट पे लाया जाता है। अगर वो स्टेट रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जाता है या फिर रूलिंग पार्टी मतलब रूलिंग पार्टी के साथ अलाइंड नहीं है। देखिए, गवर्नर का जो काम है वो जो पॉलिसी है उसको एनालिसिस करना एंड स्टेट और सेंटर के बीच में जो है रिलेशन को बनाए रखना। अगर मान के चले कोई भी स्टेट कुछ खराब काम करता है तो ऑब्वियसली गवर्नर का काम है उसके ऊपर काम करना एंड जो है स्टेप लेना। लेकिन अगर आप उसके ऊपर बैठ जाओगे, अगर कोई भी बिल खराब बिल है तो उसके ऊपर एक्शन लीजिए, क्यों आप उसको पेंडिंग करते हो। तो ये जो पूरा प्रोसीड्योर है इसके जरिए भी फेडरलिज्म के ऊपर जो है हमला बोला जाता है। भाई, अगर स्टेट अपने आदमी के लिए जो अपना जो एक वोटर बैंक है, वोटर बेस है, जो कि ना स्टेट में लीडर चूज किया है, अगर वही लीडर उन लोगों के लिए कोई अच्छा खासा बिल नहीं बना सकता है तो खाक फेडरलिज्म बचा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी रूलिंग पार्टी मतलब अभी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने एक नया मास्टर स्ट्रोक खड़ा कर दिया है जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। ये एक बहुत ही एक बढ़िया मंशा को लेकर
जो है लाया जा रहा है। ऊपर से अगर आप सोचेंगे कि भाई इतना सारा वोट होता है, इतना सारा जो है टैक्स पेयर का पैसा जो है खत्म होता है, टैक्स पेयर का पैसा जो है इतना नष्ट होता है, तो एक बार में ही वोट हो जाए, एक बार में ही जो है एकदम कहानी खत्म हो जाए तो पैसा का भी बचत होगा। लेकिन अगर थोड़ा आप डीप डाउन सोचेंगे कि हम लोग बिलोंग करते हैं इंडिया से, जहां पे 500 रुपए में वोट बिक जाता है, 1500 रुपए 1000 रुपए में। दीदी का भी कुछ ऐसा स्कीम है ना, तो ये 500 रुपए करके, 1000 रुपए करके, 1500 रुपए करके वोट बिक जाता है, जहां पे उसी कंट्री पे आप बोल रहे हो कि एक बार वोट होगा, जिस वोट में उन लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि मुझे इस काम के लिए सेंटर को वोट देना है, मुझे इस काम के लिए स्टेट को वोट देना है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं कि IDFC इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एक आर्टिकल पेश किया गया है कि 77% चांस है अगर ऐसा हुआ, मतलब एक साथ हर एक सेंटर का भी वोट हो जाए, मतलब लोकसभा का भी वोट हो जाए, विधानसभा का भी वोट हो जाए एक साथ में, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मतलब लोकसभा को किस लिए चूज किया जाए, मतलब सेंटर के जो बिहाफ पे वोट दिया जाएगा वो कौन सा होगा, एंड स्टेट के बिहाफ में अगर कोई रीजनल पार्टी को चूज किया जाएगा वो किस हिसाब से वो लोग चूज करेंगे, क्योंकि वो लोग ऐसा चांसेस है कि दोनों में ही एक ही पार्टी को चूज करे। मतलब बढ़िया मास्टर स्ट्रोक, मतलब सेंटर में एक ही पार्टी रहेगा, रीजनल में भी एक ही पार्टी रहेगा, वो है, हम नाम ही नहीं लेंगे अगर वीडियो बैन हो जाए। तो ये जो पूरा जो एक सिस्टम खड़ा किया जा रहा है, इसके पीछे जो ये क्रोनोलॉजी है आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए अभी डिलिमिटेशन बिल को भी लाया जा रहा है। देखिए, डिलिमिटेशन बिल को अगर पूरा हम लोग समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का एक ही मंशा है, इस बार 400 पार नहीं हुआ तो अगली बार तो जरूर करेंगे। मतलब 2024 में लोकसभा के निर्वाचन हुआ था, तो वहां पे उन लोगों को 400 पार नहीं हुआ, तो अभी जो नेक्स्ट जो लोकसभा का जो वोट आएगा तो उसमें उन लोगों को 400 पार चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए डिलिमिटेशन को लाया जा रहा है एंड बहुत ही फाइन तरीके से उसको कवर किया जा रहा है वुमेन रिजर्वेशन के साथ। जब कोई डिलिमिटेशन के बारे में विरोध करेगा वो डायरेक्टली जाके लगेगा वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर, मतलब जो बिल लाया जा रहा है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल पूरा अलग एक सिनेरियो है एंड जो डिलिमिटेशन है वो अलग है। उनको दोनों को पैच करके लिया जा रहा है, मतलब लाया जा रहा है, जिसके चलते कोई भी अगर ऑपोजिशन या फिर कोई भी बंदा अगर वीडियो बनाता है तो वो एकदम डायरेक्टली वो उनको, मतलब उसके ऊपर जो है एक टैग लग जाएगा कि वो लोग इंडिया के वुमेन के खिलाफ है, मतलब हम लोग नारी शक्ति को आगे नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मैटर है वो अलग है, क्योंकि अगर आप करंटली सीट्स देखोगे 550 543 जो अभी लोकसभा में सीट्स है, उसके ऊपर भी आप जो है वुमेन रिजर्वेशन को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन नहीं, आपको पहले डिलिमिटेशन करना है। तो ये डिलिमिटेशन क्या है, इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे एंड हिस्ट्री को भी थोड़ा जानेंगे। डिलिमिटेशन इससे पहले 4 बार बैठ चुका है। डिलिमिटेशन का कमीशन एक बैठता है, उस कमीशन में आपका एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी रहते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन रहता है एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोग बैठते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के हिसाब से। तो ये जो पूरा जो है एक एसोसिएशन बनता है एंड कुछ अलग भी आपका पार्टीज रहता है, एमएलए एमपीज रहता है, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहते हैं। मेन जो 3 मेंबर्स है वही है, 3 मेंबर्स मतलब 3 जो चेयरपर्सन है। तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये अगर कुछ भी बकायदा डिसीजन ले लेता है तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब आप सोचिए, पूरा एकदम प्रोसेस को आप धीरे धीरे करके समझिए। तो ये जो डिलिमिटेशन है इससे पहले भी 4 बार बिठाया गया था। उससे पहले मतलब जो पिछले 2 टाइम था उसमें 25 ईयर्स करके उसको मतलब जो है जो होल्ड किया गया था, मतलब जो फ्रीज किया गया था लोकसभा का सीट्स को, जो कि ना 1971 में जो सेंसस हुआ था उसके बिहाफ पे 543 सीट्स को प्रोवाइड किया गया था। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी हुआ, नेशनल इमरजेंसी के बाद फिर से 1976 में एक जो डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाया गया एंड
डिलिमिटेशन कमीशन बैठने के बाद जो है फिर से ऐसा सोचा गया कि 42nd अमेंडमेंट के साथ उसको जो है वो फ्रीजिंग कैपेसिटी को, मतलब फ्रीजिंग को बढ़ा के 25 ईयर्स तक किया गया। एंड उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 2001 में जो है ऐसा देखते हुए कि जो पॉपुलेशन रेशियो है वो कई हद तक जो है सेम पैरिटी में नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि जिसको लेके साउथ एंड नॉर्थ में इतना जो है झमेला लगता है कि 1971 के बाद से साउथ जो स्टेट्स है वो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया स्कीम्स चलाया, बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट किया, बहुत बढ़िया जो है नॉलेज प्रोवाइड किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, लेकिन उसके हिसाब से नॉर्थ ने कुछ करा ही नहीं। इतना ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन फूल गया कि अभी जो है डिस्पैरिटी बन चुका है, जिसके चलते सीटिंग को, मतलब जो सीटिंग काउंट से, जो लोकसभा में सीट काउंट से, उसको लेकर अभी जो है इतना गहमा गहमी चल रहा है, इतना जो है झमेला चल रहा है। तो ये जो स्टेट्स है, दोनों स्टेट्स के अंदर में जो प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, अभी नॉर्थ जो है पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है एंड साउथ का जो है पॉपुलेशन उतना नहीं बढ़ा है हिसाब से, इसलिए साउथ में जो पार्टीज है वो लोग बोलते हैं कि 1971 के ही सेंसस के ऊपर जो है सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या फिर सीट को प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अभी जो डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाया जाएगा वो 2011 में जो सेंसस किया गया है उसके ऊपर किया जाएगा। तो एकदम मतलब फ्रेश भी नहीं है, जैसे कि 2026 में जो सेंसस होने वाला था, क्योंकि 2021 में जो सेंसस होने वाला था उसको नहीं किया गया कोरोना के चलते, लेकिन वहाँ पे वोटिंग सब हुआ, रैली सब हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सेंसस नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो ये जो सेंसस तब नहीं हुआ था, अभी जो होने वाला है 2026 में, ऑपोजिशन का एक ही कंसर्न है कि आप पहले सेंसस कीजिए, फिर आप डिलिमिटेशन कीजिए एंड वुमेन रिजर्वेशन अगर आपको करना है अभी तुरंत कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो 543 सीट्स है उसके ऊपर आप जो है वुमेन रिजर्वेशन जो है आप लागू कर दीजिए, उसमें उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों का दिक्कत यही है कि डिलिमिटेशन अभी किया जा रहा है, जिस डेटा के ऊपर किया जा रहा है वो डेटा में डिस्पैरिटी, एकदम भरपूर डिस्पैरिटी है, डिफरेंशिएशन बहुत लंबा है, गैप बहुत बढ़ जाएगा। इसके चलते जो सीट काउंट है, नॉर्थ के स्टेट में इतना सीट काउंट बढ़ जाएगा कि साउथ के स्टेट में वो सीट काउंट नहीं बढ़ेगा, साउथ के स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ही कम हो जाएगा। आप थोड़ा डीप डाउन सोचिए कि ये जो वोटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये वोटिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया है कि हर एक आदमी, आप बुजुर्ग कह लीजिए, जवान कह लीजिए, बिजनेसमैन बोल लीजिए, आप ठेला वाले को बोल लीजिए, आप किसी भी आदमी का, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हुआ कोई भी हो, उनका वोटिंग का जो वैल्यू है वो सेम रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होगा डिलिमिटेशन के जरिए, वो आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि अगर साउथ में सीट ही कम मिलेगा, नॉर्थ में ज़्यादा सीट मिल जाएगा, तो साउथ का ओपिनियन का क्या वैल्यू रह जाएगा। तो कोई फैक्ट ही नहीं करेगा कि भाई साउथ में कितना भी आप सीट आ जाए, कितना भी वो रूलिंग गवर्नमेंट की ऑपोजिशन करता रहे या फिर जो है नहीं चाहता है वो गवर्नमेंट वो बिल्ड हो सेंटर में, तो उनका जो मतदान है वो फैक्टरी नहीं करेगा। इसीलिए जो है साउथ बोल लीजिए, नॉर्थ ईस्ट तो पहले से ही जल रहा है, और नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड ये जो पूरा कम्युनिटी है, तो उड़ीसा बोल लीजिए, ये इन लोगों का जो वोटिंग का जो ओपिनियन है या फिर वोटिंग का जो पावर है वो सेम लेवल पे नहीं रहेगा। इसीलिए जो है डिलिमिटेशन का विरोध किया जा रहा है। तो ये फाइनेंशियल जो चोक पॉइंट्स है, जो वन नेशन वन इलेक्शन है, जो डिलिमिटेशन प्रोसेस को लाया जा रहा है, जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है, जो गवर्नर वाला टूल किट है, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए अभी सेंटर और स्टेट में जो रिलेशन है वो धीरे धीरे खस्ता हो जा रहा है। स्पेसिफिकली उन्हीं स्टेट में जहाँ पे जो है एक अलग सरकार बैठा हुआ है, ऑपोजिशन का सरकार बैठा हुआ है, मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड जो है हिसाब से एक दबाव महसूस किया जा रहा है हर एक स्टेट के ऊपर जो कि ना ऑपोजिशन में है। मेरा एक गवर्नमेंट से एक ही सवाल है, क्या आप सिर्फ उन्हीं के पीएम हो जहां पे आपका गवर्नमेंट है, आपका पार्टी है, बाकी किसी भी रीजन का या फिर स्टेट का आप गवर्नमेंट में नहीं हो, आप क्या पीएम नहीं हो? आप, अगर मैं आपको वोट देता हूं तो आप मेरे पीएम हो, और अगर मैं आपको वोट नहीं देता हूं क्या आप मेरे पीएम नहीं हो? आप हर एक जो है नागरिक के पीएम हो, चाहे वो आपको प्यार करे ना करे, वोट करे या फिर नहीं करे,
कुछ भी करे आप सभी के पीएम हो। लेकिन ये जो अभी चक्कर आप चला रहे हो, ये जो आप इतना सारा क्रोनोलॉजी बिठा दिए हो, इतना सारा जो है प्लानिंग कर रहे हो, इतना जो है दूरदृष्टि संपन्न जो आप प्लानिंग कर रहे हो, ये अगर सच में किसी और जगह पे किया जाता तो 2047 नहीं 30 तक ही जो है शायद हम लोग विकसित भारत देख सकते हैं। ये जो डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, क्वाड्रुपल सरकार, मतलब ये कोई सरकार का सेंस बनता है क्या? क्योंकि फेडरलिज्म अगर ठीक से आप अपनाओगे तो ये कोई सरकार का मतलब सेंस ही नहीं बनता, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वैलिडिटी नहीं बनता। क्योंकि मुझे मेरे लोकेलिटी में अगर कोई बीजेपी अच्छा काम करे, सीपीएम अच्छा काम करे, टीएमसी अच्छा काम करे, कांग्रेस का अच्छा काम करे, वो मेरे खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मैं खुद जो है चूज करूंगा मेरे लीडर को लोकल एरिया के लिए, एंड स्टेट के लिए एक और मैं कर सकता हूँ चूज जो मुझे लगता है कि वो काम करेगी या फिर करेगा, एंड सेंटर के लिए मैं एक और जो है सरकार चूज कर ही सकता हूँ। इसके चक्कर में आप वोट मांगने के लिए या फिर वोट को दबोचने के लिए आप फंड रोक देते हो, आप वैरायटी स्कीम को जो है वोट के टाइम पे आप वैरायटी स्कीम को आप चालू कर देते हो। जब वोटिंग चल रहा है, फेज 1 हो चुका है, तब आप 10,000 रुपीज करके जो है पैसा दे देते हो बिहार में, एंड वापिस भी मांग लेते हो कुछ दिन बाद। तो ये जो पूरा प्रोसीड्योर है, क्या ये फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहा है? क्या ये हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ नहीं हो रहा है? आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद? आपके अगर मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एंड आपका अगर कुछ ओपिनियन है उसको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग हर एक ओपिनियन को सुनते हैं एंड उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम लोग काम भी करते हैं। सो टिल नाउ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।